श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज फिर से बहुत ही हर्षित मन से आपके सम्मुख अपने गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर दलीप सिंह को लेकर स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिक्स में जिन लोगों के नाम बहुत ही शाइनिंग ढंग से लिए जाते हैं, उनमें डॉक्टर दलीप सिंह की गणना अग्रगण्य है। कारण ये है, हार्डली कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट होगा जिसने अपने एकेडमिक सब्जेक्ट में डिलीट किया होगा। आप सब परिचित हैं कि डॉक्टर दलीप सिंह बतौर आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए। उसके बाद सरकार द्वारा इनको आगे 5 साल का एक्सटेंशन मिला और ये हरियाणा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम करते रहे। डॉक्टर दलीप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और आपके आगमन पर मैं ही नहीं, मेरा सारा स्टाफ हर्षित महसूस करता है। कारण ये है, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट पर जो महारत हासिल किया है, इसको इन लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सुना है और अक्सर ये मुझसे बात करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आपको हम पुनः बार बार अपने स्टूडियो में बुलाएं। तो आपका हम सब की तरफ से हार्दिक धन्यवाद गंभीर साहब, आपका भी और आपके रेडियो बूस्ट का भी। और मुझे पहले भी आने का शुभ अवसर मिला था और आज फिर मुझे सौभाग्य मिला है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दलीप सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं आपसे जो प्रश्न जानना चाहता हूँ उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने लास्ट टाइम हमें बताया कि आपके पब्लिशर ने इंडिया में पब्लिकेशन बंद कर दी है और उसके एवज में एक और रिनाउंड पब्लिशर आपको रिकमेंड किया गया। उसकी जो डेवलपमेंट हुई वो आप बताने का जी हाँ, जो मेरी पुस्तक है भावात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे हम इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो सेज पब्लिकेशन है, SAGE इंटरनेशनल पब्लिशर है, उन्हें पब्लिश की थी। तो उन्होंने किसी कारणों से अपना अब ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दिए हैं और अब मैं एक नए पब्लिशर की तलाश में हूँ। ओके। तो कई जगह पे बातचीत चल रही है, जल्दी ही जब होगा तो मेरी किताब जो है नए पब्लिशर से छपेगी। ये पिछले पब्लिशर में बहुत अच्छी छपी थी, करीब 30,000 से ज़्यादा प्रतियाँ उसकी बिकी हैं। बहुत सी भारतीय भाषाओं में उसका जो है रूपांतर हुआ। I remember you told me 17 लैंग्वेजेस में। ये 17 नहीं, 8 में हुआ है। अच्छा, 8 इंडियन लैंग्वेजेस में हुआ है और एक चाइनीज में हुआ है। ओके। तो वो किताब बड़ी अच्छी चली, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेशनल्स में और नॉन प्रोफेशनल में वो काफ़ी अच्छी किताब चली। और अब जब दोबारा मेरा एडिशन आएगा तो मैं उस पर फिर आपको बता के एक बार उसके बाद फिर किया जाए। डेफिनेटली। मैं डॉक्टर दलीप सिंह आज जिस प्रश्न को अपने जहन में कई बार दोहरा चुका हूँ और मैं इस ओकेजन की तलाश में था कि जब आप आएंगे तो मैं इस प्रश्न को आपसे पूछूंगा। वास्तव में ये प्रश्न सिर्फ प्रश्न के तौर पर नहीं है, बल्कि आज की जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं और जिस नई टर्मिनोलॉजी की आप बात करते हैं, उसमें ये एक ऐसा प्रश्न है जो है तो अपने आप में बड़ा शाश्वत प्रश्न, लेकिन कई बार बहुत नज़दीक पहुंचने के बावजूद भी इसका उत्तर हमारे भीतर तक समा नहीं पाता। कारण मैं ये मानता हूं कि जीवन में
जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप भी महसूस होंगे कि अक्सर हम बहुत सी बातों में, बहुत से व्याख्यानों में जागरूकता की बात तो करते हैं, लेकिन जब हम कर्मों में उतरते हैं, एक्शंस में उतरते हैं, उस समय वो जो जागरूकता है पुनः बेहोशी में उतर आती है। मेरा कहने का भाव ये है कि हम एकेडमिकली तो अवेयर होते हैं, हमें लगता है कि हमें ये बात समझ आ गई, लेकिन जब हम एक्शन करते हैं तो एक्शन करते हुए हमें फिर हमारी ही जो बेहोशी है वो इस तरह हम पर छा जाती है कि वो ऐसे लगता है अवेयरनेस तो पीछे छूट गई, हमें पुनः बार बार फिर से जागना पड़ेगा ताकि हम अपने एक्शन में उस अवेयरनेस को ले पाएं। गंभीर साहब, आपने बहुत गहरी बात कह दी है जी, जिसको आप व्यक्तित्व के साथ भी जोड़ सकते हैं, धर्म के साथ भी जोड़ सकते हैं, अपने जो आपके जो साहित्य है उसके साथ जोड़ सकते हैं, कल्चर के साथ जोड़ सकते हैं, लैंग्वेज के साथ जोड़ सकते हैं। एग्जैक्ट। तो ओवरऑल बात ये आती है कि हम किसी भी रीजन में रहते हों, किसी भी भाषा में हो, किसी भी रिलीजन्स में हो, अल्टीमेटली ये है कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है दुनिया में, उसका मतलब क्या है। या बड़े बड़े ऋषि मुनि से शुरू करके 5000 साल, 6000 साल या उससे पहले के से शुरू करके आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ। यस, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि What for? चाहे गौतम बुद्धा भी यही सवाल पूछते थे, गुरु नानक जी भी ये पूछते थे, उससे पहले भी ये पूछते थे, हिंदू धर्म भी यही कहता है, इस्लाम भी ये कहता है, क्रिश्चियनिटी भी सब ये कहते हैं। Yes. ठीक है कि इंसान आया है एक लिमिटेड पीरियड के लिए आया है। या ठीक है, पहले 100 से साल से ज़्यादा होता था, अब तो वो 80 साल ही रह गया। राइट। तो आने और इसी के बीच में जैसे आप बता रहा है कि वो क्वालिफिकेशन गैदर कर रहा है, पैसे के पीछे लगा हुआ है, रुतबे के पीछे लगा हुआ है, घर बना लूँ मैं, ये कर लूँ मैं, वो कर लूँ, नोइंग वेरी वेल कि इन चीज़ों का जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनका कोई वैल्यू ज़िंदगी में नहीं है। यस। लेकिन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो इसी काम में ही गुलागदौर में बता देता है। तो भावात्मक बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि ठीक है कि आप आए, आपका आईक्यू जो है हमारे देश में या पूरे दुनिया में आईक्यू को बहुत बड़ा माना जाता है कि मैं इंजीनियर बन गया तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, आप कोई डॉक्टर बन गया तो महान इंटेलिजेंट हो गया, कोई साइंटिस्ट बन गया है, कोई IAS अफसर बन गया है, किसी को पैसा आ गया तो वो कहता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो और फिर मार्क्स के ऊपर हो गया है। आपके मान लीजिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स आए, मेरे 60% मार्क्स आए, तो आप सदा के लिए आप एक ठप्पा लग गया, बुद्धिमान हो गए। और मैं सारी उम्र जो है जैसे हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है उसमें घूम रहा हूँ कि मेरे तो 60% आए थे, 40% आए थे। राइट। तो आईक्यू के आसपास ही दुनिया घूम रही है। सारे सिलेक्शन हमारे वर्ल्ड में आईक्यू के हिसाब से होते हैं कि मार्क्स कितने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से होते हैं, चाहे जितने कंपटीशन है वो उसके हिसाब से होते हैं। लेकिन पाया ये गया है कि आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एक पॉइंट पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो कि आप कितने सफल हुए ज़िंदगी में, उसका कोई पैमाना नहीं है। सफलता की भी अलग अलग डेफिनेशन है इसके ना। सक्सेस इज ए रिलेटिव टर्म। सक्सेस आपके लिए एक अलग चीज़ हो सकती है, मेरे लिए अलग होती है। आपको आज संतुष्टि मिल रही है कि आप रेडियो बूज में काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी संतुष्टि मिल रही है। मैं कुछ और काम, लिखने का काम करता हूँ, वहाँ से संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, कोई स्कूल टीचर है कहीं रिमोट गांव में पहाड़ों में पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, वो बड़ा खुश है कि मैं तो पता नहीं कौन अपने देश की प्रगति में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। तो सक्सेस भी रिलेटिव टर्म है। तो पाया ये गया है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ज़िंदगी में 20%, 30% ही काम आती है। Rest of the 60 to 70%, rest of the success in your life depends on not on your academic qualification, rather on some other qualification, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, भावात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। ठीक है,
जिसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं। यस हाउ टू यूज योर इमोशंस टू योर एडवांटेज। यस ठीक है, तो यही हर धर्म कहता है कि आप जहाँ भी रहते हैं आप खुद खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। अंग्रेजी में इसको कहते हैं यू फील कंफर्टेबल विद इन योर ओन स्किन यस एंड मेक पीपल अराउंड यू कंफर्टेबल। अब ये छोटी सी बात है, आप इसमें चाहे धार्मिक पोथे पढ़ लें, ठीक है ना, रिसर्च कर लें, जा करके हिमालय में बैठ जाएं, ठीक है, लेकिन ये बता आपके मन में शांति नहीं है तो आप अपने आसपास के लोगों को भी क्या शांत करेंगे। तो मैं इसको इस ढंग से भावात्मक बुद्धिमत्ता को लिखता हूँ। हालांकि जो पुस्तक हमने लिखी है उसमें वो हमारा मेन फोकस ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को लीडरशिप में कैसे यूज किया जाए, बिजनेस में कैसे यूज किया जाए। लेकिन आपने जो बात नई छेड़ी है कि इसको जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए। यस मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करके आपसे पूछता हूँ। कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देता है कि तू युद्ध भूमि में खड़ा है और इस समय तेरी जो प्रवृत्ति और वृत्ति है वो कायरों की तरह उजागर हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी शिक्षा है, कौन सा ऐसी टेक्निक है कि कृष्ण अर्जुन को ये समझा सके, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर वॉर, इवन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तेरे हर समय ये भाव बना रहे कि तू यहां करता नहीं है, तेरे द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें कर्ता होने का अभिमान ना बचे और तू कर्म तो करे और पूरी निष्ठा से करे, लेकिन तुझे अपने कर्म का अभिमान ना हो। ऐसी इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं इसको गीता का ज्ञान भी कह सकता हूं, इसको अवेयरनेस भी कह सकता हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी मॉडर्न भाषा में इस तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस क्या संभव है, प्रैक्टिकल है, या ये सारी बातें प्रैक्टिस की बात है कि ज्यों-ज्यों हम करते रहते हैं, जैसे किसी एक ओकेजन पे किया तो फिर हम दूसरी ओकेजन के लिए तैयार हो सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना? देखिए, एक तो आपके हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उस धरती पर रह रहे हैं जहाँ पर जो है गीता का उपदेश दिया गया। जो कुरुक्षेत्र है वो हमारे हरियाणा में है, जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। आप और हम तो उस जगह पर पैदा हुए हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे डीएनए में है गीता। हमने पढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है, जो कि बाकी लोग तो उसको पढ़ते हैं फिर उसका मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुरुक्षेत्र में रहे हैं, देखे हैं। बल्कि पिछले 2 महीने पहले मैं जाके दोबारा 3 दिन लगा के आया वहाँ पे। तो वहाँ काफ़ी नई डेवलपमेंट हो गई है। हाँ। तो जो गीता का जो उपदेश दिया है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, वो आप देखेंगे कि वो भी पूरा एक भावात्मक पहलू है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम। ठीक है ना, वो ये कह रहा है अर्जुन को कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अर्जुन जी जो है वो बहक गए थे। उन्होंने हथियार डाल दिए कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ, जो मेरे सामने जो लोग हैं वो तो मेरे ही परिवार के लोग हैं, रिश्ते में हैं, दोस्त हैं, और पूरा युग खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो भावात्मक उसमें होके फिर वो सवाल पूछते हैं बहुत सारे उनसे, कृष्ण से। तो उसका जो वो जवाब देते हैं, तो आप देखें वो सारा भावात्मक है। वो बड़ी फेमस लाइंस भी हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान इतना ही है। गीता का ज्ञान इतना ही कि आप अपना कर्म करते जाएं, लेकिन और कर्म फल की इच्छा करना वो इंसान के हाथ में नहीं है। फल जो मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, तो ये बात वो कृष्ण को समझाते हैं जब, बिल्कुल, कि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको कर्म करना ही है। आप ये नहीं कैसे राजा है उसको, राजा को तो कर्म करना ही है। राजा को आज अटैक करना है और 10,000 लोग मर भी जाते हैं तो राजा करेगा। ठीक है,
ये भूलते हुए कितने लोग मर जाएंगे, वो हो भी रहा है, जैसे आप अभी देखेंगे हाँ। 2-4 जगह पे जहाँ Yes, पूरी yes. दुनिया में ऐसा हो रहा है, हमास और ये वो सब बहुत कुछ हो रहा है, Yeah. लेकिन somebody has taken a decision कि Yeah. no, I have no option but to kill these people यस for the future of the कम्युनिटी। तो भगवान जी ने जो ये कर्म दिया है, तो जब ये वो उसको उनको समझाया गया, उसको बताया गया, जो अध्याय उसमें लिखे गए हैं, तो उसमें यही बताया कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, इनको विचलित ना हों, और बिना विचलित होते हुए आप वो डिसीजन लें जो आपके लिए और आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए वो सुरक्षित महसूस करें। यस तो वो उन्होंने फिर किया। हालांकि हजारों लाखों लोग कहते हैं कि उस युद्ध में मारे गए, यस लेकिन फिर भी सत्य की जीत हुई। राइट। और जो है उसमें, और जो आज भी जो गीता का जो उपदेश है भगवान कृष्ण का, पूरी दुनिया में उसको एक माना जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उसको अमल किया जाता है। ठीक। तो मैं आपकी बातचीत से निष्कर्षतः इस बात पर पहुंचा हूं कि अपनी भावनाओं को अगर आप अपने मस्तिष्क के माध्यम से जागरूक ढंग से उन पर नियंत्रण रखते हैं, तो इसी का दूसरा नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल जी। और जीवन के हर पहलू पर ये जो जागरूकता है ये आपके काम आती है। भावनाओं का, इमोशंस का जो है न्यूरो साइंस से बहुत कुछ लेना देना है। यस ये सब कुछ यहाँ से ही कंट्रोल होता है। अपन न्यूरोलॉजी की जब बात करते हैं, यस ठीक है, तो उसमें तो वो भावनाओं का ही है कि इमोशन जब आएंगे, जब भी एक इंसान दुनिया में आया है, कंप्यूटर आपस में कंप्यूटर तो है नहीं Yes. कि सर्दी में बैठा दो, गर्मी में बैठा दो, आग में बैठा दो, हम तो वैसे ही रहेंगे। ना हम मशीन है, इंसान है। इंसान अलग अलग, हर आदमी की बैकग्राउंड अलग है, सोच अलग है। यस तो हर स्थिति में जब गुस्सा आने की स्थिति आएगी तो गुस्सा भी आएगा। एग्जैक्टली। उसको जो है कंफर्ट का जोन होगा तो कंफर्ट भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन का कहीं आएगी तो उदास भी होगा, Yes. अच्छी बात होगी तो खुश भी होगा। यस तो लेकिन इन भावनाओं का एक थ्रेशोल्ड है, जैसे कहते हैं वो क्या दहलीज बोलते हैं ना, हाँ थ्रेशोल्ड है यस कि आप वो दहलीज को कितना पार करते हैं या उसके अंदर कितने रहते हैं। राइट। तो थ्रेशोल्ड अगर आपको पता चल जाए, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कई लोग कहते हैं कि मुझे तो गुस्सा बहुत आता है। अरे तुझे क्यों गुस्सा आता है? भाई सभी को आता है, गुस्सा तो सभी को आता है। यस लेकिन हमने ये सीख लिया है कि उस गुस्से का थ्रेशोल्ड कहाँ है, कहाँ मैं रुक जाऊं। मैंने कंट्रोल किया ना उसको, मैनिपुलेट किया उसको, मैनेज किया उसको, ठीक है ना। तो गुस्सा हो चाहे या कोई और इमोशन हो, सबको आता है, लेकिन उसको अगर आपने मैनेज कर लिया यस तो वो आपकी जिंदगी में आपके लिए सार्थक होगा। यस आपने मैनेज नहीं किया तो आपको खुद तो डैमेज होंगे ही होंगे, Yes. वो बाकी आसपास के लोगों को Yes. भी डैमेज करेगा। Yes. तो ये हमारा फिलॉसफी। बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर दिलीप सिंह, मुझे बुद्ध के साहित्य में एक बात पढ़ने को मिली कि जो उनका सबसे नजदीकी डिसाइपल आनंद था, उसने कहते हैं कि महात्मा बुद्ध से एक बार ये पूछा कि क्या अपने जीवन का जो फलसफा है वो मुझे एक पंक्ति या एक शब्द में समझा सकते हो? तो कहते हैं कि बुद्ध ने कहा, बी अवेयर, जागरूक रहो, और यही जीवन का उद्देश्य है। मैं इस पे 4 पंक्तियां अपनी तरफ से लिखी हुई भी कहता हूं कि जागने से यहाँ बोध मिलता है। जागने से यहाँ बोध मिलता है, बहुत कुछ। जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। तो श्रोताओं, डॉक्टर दिलीप सिंह ने बहुत ही ल्यूसिड ढंग से संक्षिप्त में हमें वो बात समझा दी जो आम तौर पर हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रश्नों के रूप में खड़ी रहती है। हम
इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस थोड़े से समय में हमें जीवन की एक बहुत बड़ी पेचीदा रखने वाली जो उलझन है उनको आपने बड़े सरल शब्दों में समझाया। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।